इंदौर नगर पालिका निगम एनआरआई सम्मेलन एवं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन पूरा करने के बाद स्वच्छता के कार्यों में जुट गया है। इंदौर शहर स्वच्छता सर्वेक्षण में 6 बार नंबर 1 पर आ चुका है, जबकि 7वें चरण को लेकर भी निगम ने अपनी तैयारियां तेज कर ली हैं। इस साल निगम ने इंदौर छुएगा स्वच्छता का 7वां आसमान टैगलाइन को आगे बढ़ाया है। इसके साथ सफाई के मामले में बैठकों का दौर भी जारी है। मंगलवार को निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने सफाई से जुड़े हुए मसलों पर अधीनस्थों के साथ बैठक की। बैठक में आयुक्त ने सभी अधिकारियों को सर्वेक्षण के मद्देनजर जमीनी एवं दस्तावेजी तैयार पूरी रखने के निर्देश दिए। निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि सेंट्रल मिनिस्ट्री की टूल किट के हिसाब से निगम अपनी तैयारियों का खाका तैयार कर रहा है। इसमें फील्ड विजिट एवं डॉक्यूमेंट से जुड़ी हुई तैयारियों को भी तेज किया जा रहा है। क्योंकि स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की अपनी तैयारियां शुरू हो गई हैं और जो टूल किट है, टूल किट में पैरामीटर्स जो रखे गए हैं स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए, उनमें किस तरीके से हमारी टीम आगे काम करेगी, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन का पर्पस हो या फिर फील्ड विजिट्स हों, उसको लेकर के तैयारियां की गई हैं, रणनीति तैयार की गई है। और आइडिया यही है कि जिस तरीके से हर बार हम लोग डॉक्यूमेंटेशन इस तरीके से तैयार करते हैं जिसमें इंदौर की सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस शोकेश होती हैं, साथ ही फील्ड की जो तैयारियां हैं उनको किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, इस पर चर्चा करके सभी प्रत्येक चैप्टर के लिए नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। उन नोडल अधिकारी के 2 दायित्व निर्धारित किए गए हैं, जिसमें उन्हें न सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन करना है बल्कि जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको फील्ड पे उतारना, या मैं ये कहूँ कि जो फील्ड पे है उसको डॉक्यूमेंटेशन में उतारना, दोनों तरीके के काम करने हैं। तो इस तरीके से सर्वेक्षण की तैयारियां नगर निगम की शुरू हो चुकी हैं और हम लोग हर बार की तरह इस बार भी मजबूती से अपनी दावेदारी रखेंगे। एनआरआई सम्मेलन एवं ग्लोबल समिट की तैयारियों में जुटे राज्य नगर पालिका निगम ने आयोजनों की समाप्ति के साथ ही अपने मूल काम में तेजी दिखाना शुरू कर दिया है। नगर निगम ने हाथीपाला पुल को तोड़कर नए पुल के निर्माण काम को शुरू कर दिया है। इस पुल के निर्माण के दौरान यहां से गुजरने वाले ट्रैफिक को वेयरहाउस रोड, हरसिद्धि एवं चंद्रभागा के विकल्पित मार्ग से गुजारा जा रहा है। यह पुल करीब 60 से 70 साल पुराना था। यह पुल बारिश में डूब जाता था। इस वजह से मौजूदा पुल के स्थान पर बनने वाले नए पुल की ऊंचाई 15 फीट रखी जाएगी। पुल निर्माण कार्य 6 माह में पूरा होगा। बारिश से पहले इस पुल का निर्माण कार्य पूर्ण होने से क्षेत्र के लोगों को नए पुल की सौगात मिल सकेगी। 4 लेन पुल बनने से वाहनों के लिए यहां पर आवाजाही का मार्ग सुगम हो जाएगा। निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि नगर निगम का प्रयास है कि जल्द से जल्द इस पुल का कार्य पूरा कर जवाहर मार्ग से जुनी इंदौर तक के आवागमन को सुलभ किया जा सके। हाथीवाला ब्रिज का निर्माण काफ़ी समय से पेंडिंग था, क्योंकि बहुत ही कंजेस्टेड हो गया है वो एरिया और वहाँ बहुत सारा लोडिंग अनलोडिंग का काम भी आसपास हम लोग देखते हैं चलता रहता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये काम शुरू किया गया है। ये काम समय सीमा में, क्योंकि बहुत व्यस्ततम प्लेस है ये, तो ये भी कोशिश की जा रही है कि आने वाले टाइम में हम लोग इसको टाइमली कंप्लीट कर लें, ताकि जो ट्रैफिक के डाइवर्जन्स हैं या थोड़ी बहुत असुविधा इस दौरान होगी वो कम से कम समय के लिए हो। इंदौर में साल दर साल साइबर संबंधित अपराध के गिराव में बढ़ोतरी हो रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। पहले जहां पुलिस बैनर पोस्टरों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने में जुटी हुई थी, तो वहीं अब पुलिस ने मोहल्ला एवं क्षेत्रों में जाकर पाठशाला के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठा लिया है। इसी कड़ी में इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक साइबर पाठशाला की शुरुआत की। इस पाठशाला में साइबर संबंधित अपराध के बारे में क्षेत्रीय रहवासियों एवं अन्य लोगों को जानकारी दी जा रही है। साथ ही इस तरह की घटनाओं से किस तरह से बचा जा सकता है, इसके बारे में भी इस पाठशाला में जानकारियां दी जा रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं देना आपको, विषय ध्यान रखेंगे। एक और चीज ध्यान रखेंगे, सभी के घर में टीवी, फ्रिज, कूलर आजकल है। अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब होता है तो हम कस्टमर केयर नंबर कहाँ ढूंढते हैं? कहाँ ढूंढते हो? कस्टमर केयर नंबर कहाँ ढूंढते हो? इंदौर पुलिस कमिश्नरेट और क्राइम ब्रांच के द्वारा जो है हमने एक लोगों को जागरूक करने के लिए हमने एक इनिशिएटिव चला रखा है जिसका नाम है साइबर पाठशाला। उसके तहत हम लोग जो है गली मोहल्लों में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कोचिंग्स में, मंदिरों में और मेलों में सब जगह जाके हम लोगों को वहाँ पे एकत्रित करते हैं
और वहाँ उनको जो अपने साइबर के बारे में, साइबर अपराध के बारे में उनको जागरूक करते हैं। पिछले 1 महीने में हम करीब 50 से ऊपर जगहों पर जा चुके हैं और जहाँ पे 3 से 4 हज़ार लोगों को उसमें जागरूक भी किया जा चुका है। वहाँ पे उनको हम अपने साइबर अपराध से कैसे बचना है, अपने मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, लैपटॉप और अपने पर्सनल कंप्यूटर को इस्तेमाल करने में क्या क्या सावधानियाँ बरतनी हैं, इंटरनेट के उपयोग में किस तरह से जो है फ्रॉडस्टर से बचना है, इस संबंध में हम उनको जागरूक करते हैं। क्योंकि हमने ये पाया है कि साइबर अपराध जो इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है उसका कारण है कि लोग जो हैं आजकल मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन और 4G का बहुत तेज़ी से इस्तेमाल कर रहे हैं और उस कारण से साइबर फ्रॉडस्टर्स को मौका भी मिल गया है कि अलग अलग कहानी बना के वो जो है लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं। तो जागरूकता ही इसका एकमात्र समाधान है, क्योंकि यदि हम लोग जागरूक रहेंगे और हम अपने जो लापरवाही नहीं बरतेंगे अपने साइबर और इंटरनेट के इस्तेमाल में, तो कोई भी फ्रॉडस्टर हमसे ठगी नहीं कर पाएगा। इसलिए साइबर पाठशाला लगातार इंदौर के कोने कोने में चलाई जा रही है। इसके लिए एक स्पेशल डेडिकेटेड टीम लगाई गई है जो दिन भर जो है इसी कार्य में लगी रहती है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्थान, कोई भी कंपनी जो कि अपने लोगों को जागरूक करना चाहता है साइबर क्राइम के प्रति, वो हमसे संपर्क कर सकता है। हम उनके यहाँ भी साइबर पाठशाला का एक दिन एक सेशन रख सकते हैं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन एवं ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन निपटते इंदौर नगर पालिका निगम अपने मूल कार्यों में जुट चुका है। इस कड़ी में निगम ने सोमवार को 2 स्थानों पर कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण हटा दिए। पहली कार्रवाई कनाडिया क्षेत्र में की गई, जहां शासकीय भूमि पर बनाए गए टीन के शेड हटाए गए। निगम ने इससे पहले ही इसी स्थान से अवैध निर्माण हटाए थे। इसके बाद यहां वापस से कब्जा होना शुरू हो गया था। क्षेत्रीय वासियों की शिकायत पर निगम ने टीन शेड हटाए हैं। निगम की टीम ने चौहान नगर में भी कार्रवाई करते हुए मकानों के बाहर सड़क घेर कर बनाए गए ओटले हटा दिए। यादव जी, आज 2 जगह पे कार्रवाई हुई है नगर निगम के द्वारा। पहली कार्रवाई हमने करी है कनाडिया पे। कनाडिया में गवर्नमेंट लैंड के ऊपर इंक्रोचमेंट करके टीन शेड के स्ट्रक्चर्स बना के, और वहाँ पे आसपास के निवासियों की बड़ी शिकायतें आती थी। बड़ा एक न्यूसेंस सा एक वहाँ पे क्रिएट हो चुका था। उस पॉइंट का रिमूवल पहले भी हमारे द्वारा किया गया है, बट जो कि वापस से उनके द्वारा निर्माण जो किया गया, तो आज निगम की टीम के द्वारा सेकेंड टाइम उसको हटाया गया है। दूसरी जो ये कार्रवाई है ये चौहान नगर में की जा रही है। चौहान नगर में पूरी कॉलोनी में लोगों ने अपने घर के सामने ओटले जैसे बनाकर दोनों तरफ, जिस वजह से बड़ा ही एक हैवॉक क्रिएट हो गया था। यहाँ पे कचरे गाड़ी आने में समस्या होती, कभी एम्बुलेंस आने में समस्या, तो ये भी फिर से रहवासियों का एक शिकायत थी इस पॉइंट को लेके। तो आज कमिश्नर मैम के निर्देश पे इन दोनों पॉइंट्स पे हमने आज कार्रवाई करी है। नए साल में सोने एवं चांदी के दाम रॉकेट की रफ्तार से भाग रहे हैं। इस साल की शुरुआत में लगातार यह चौथा दिन है जब सोना ने अपने ही दाम के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। सोने के दाम बढ़कर 56,814 रुपए प्रति 10 ग्राम हो चुका है, जो अब तक का सबसे महंगा रिकॉर्ड है। इससे पहले सोने का उच्चतम भाव 56,462 रुपए प्रति 10 ग्राम आंका गया था। दरअसल पिछले कई महीनों से सोने एवं चांदी की कीमतों में लगातार तेजी दर्ज की जा रही है। सराफा बाजार में सोने के भाव 352 रुपए प्रति 10 ग्राम की दर से महंगा हुआ है, तो चांदी की कीमत 1121 रुपए प्रति किलो की दर से बड़ी तेजी से दिख रही है।
इसके बाद भी सोना गिरकर 56,800 रुपए प्रति 10 ग्राम, वहीं चांदी 69,200 रुपए प्रति किलो के ऊपर बिक रहा है। पिछले 15 दिनों से सोने का भाव 1000 से 1500 रुपये बढ़ चुका है और यही स्थिति सोने का भाव आने वाले समय में भी बढ़ने की संभावनाएं हैं, जो कि 60,000 तक टच कर सकता है। और चांदी को लेकर क्या है? चांदी में ये सोने जितनी तेज़ी तो नहीं है, बाकी चांदी में भी तेज़ी है, जो कि 67,000 अराउंड चल रही है अभी, तो बट आने वाले समय में 70-75 आसपास जा सकती है। इंदौर में आयोजित किए गए प्रवासी भारतीय सम्मेलन की मेजबानी चौतरफा छाई रही। मेहमानों के सत्कार में इंदौर ने गर्मजोशी दिखाई, वहीं अतिथि देवो भव की परंपरा को भी प्रगाढ़ता प्रदान की। इंदौर की इस मेहमान नवाजी को प्रवासी भारतीय चाहकर भी भुला नहीं पा रहे। सम्मेलन में शामिल होने कतर से इंदौर आई एलिजाबेथ ने एक वीडियो जारी कर व्यवस्थाओं एवं सरकार की जमकर प्रशंसा की। एलिजाबेथ ने एक वीडियो जारी कर इंदौर नगर पालिका निगम के कार्यों की सराहना की। सम्मेलन के लिए शहर को सजाने संवारने एवं साफ सफाई के प्रबंधन से भी एलिजाबेथ बेहद प्रभावित हुई। उन्होंने वीडियो जारी कर निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल की कार्यशैली को भी बेहद खास बताया। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में भाग लेने का सौभाग्य के साथ साथ इंदौर की खूबसूरती और क्लीनलीनेस का भी एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। It is really a beautiful city. No wonder cleanliness or neatness का award 6 years consecutive मिलना, it's not an easy task. Beauty with brains. All thanks to our municipal corporation, Miss प्रतिभा पाल जी के लिए बहुत 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 धन्यवाद। देश के प्रसिद्ध उद्योगपति अनिल अंबानी ने आज बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजन अर्चन किया। इस दौरान उनकी पत्नी टीना अंबानी भी वहां पर मौजूद रहे। देश के जाने माने उद्योगपति अनिल अंबानी आज इंदौर में बने हुए कोकिला बेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल के शुभारंभ समारोह में शामिल होने के लिए इंदौर आए हुए थे। इसके पहले उन्होंने उज्जैन जाकर बाबा महाकाल के दर्शन किए, पूजन अर्चन किया, गर्भगृह में जाकर पंचामृत अभिषेक भी करवाया। इस दौरान बीसीएम ग्रुप के मालिक उद्योगपति राजेश मेहता भी वहां पर मौजूद रहे। महाकाल के दरबार में अनिल अंबानी जी बाबा महाकाल के दरबार में आए थे। उन्होंने भगवान महाकाल का पूजन अर्चन करी और जो इंदौर के अंदर उनका अस्पताल बन रहा है उसके लिए भगवान महाकाल से प्रार्थना करी। उनकी सबसे अच्छी बात यह लगी, बाबा के दरबार में उन्होंने आकर कहा कि मेरा अस्पताल मैं चाहता हूं कि खाली रहे। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि खाली का क्या बोल रहे थे, क्योंकि मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि सब स्वस्थ रहे और महाकाल बाबा के दरबार के अंदर में लगातार आता हूँ, बाबा का महाकाल का भक्त हूँ, इसलिए बाबा से यही प्रार्थना करता हूँ कि सब सुखी रहे, सब स्वस्थ रहे। उज्जैन के नए प्रशासनिक संकुल भवन की तीसरी मंजिल पर प्रति मंगलवार होने वाली जनसुनवाई अब महज एक औपचारिकता बनकर रह चुकी है। वैसे तो शासन ने जनसुनवाई आम जनता व पीड़ित लोगों की समस्या सुनने के लिए शुरू की थी, लेकिन यहां आम जनता तो दूर, पूर्व शासकीय कर्मचारी भी अपनी परेशानियां हल नहीं कर पा रहे हैं। हद तो यह है कि पूरे जिले के अधिकारियों के मुखिया जिलाधीश महोदय भी अपने अधीनस्थों की कारगुजारी पर कार्रवाई करने के बजाय आवेदक को सिविल कोर्ट जाने की सलाह दे रहे हैं। मंगलवार को जनसुनवाई में आए दो गंभीर मामलों में जनसुनवाई की प्रक्रिया की पोल खोल के रख दी गई। इन दोनों मामलों को देखने के बाद तो यही लगता है कि अब जनसुनवाई केवल एक औपचारिकता बनकर ही रह चुकी है। दरअसल राज्य शासन से 2004 में डिप्टी कलेक्टर के पद से खंडवा जिले से रिटायर्ड यशवंत कुमार बांकुरे का मकान आगर रोड नाका नंबर 5 पर स्थित है। 79 वर्ष के रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर ने पूरे जीवन की कमाई एकत्रित कर एक मकान बनाया। वसीयत में अपने 3 बेटों एवं 2 बेटियों को उसका हकदार बनाया, लेकिन उनके बड़े बेटे राजेंद्र बांकुरे ने पूरे घर पर कब्जा कर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। अब वे अपने मंझले बेटे के साथ नागजरी में रह रहे हैं। अपना मकान दिलाने की गुहार
लगाते हुए उन्होंने लगभग 3 महीने पहले उज्जैन एडीएम के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया था। एडीएम कार्यालय के कई चक्कर लगाने के बाद उज्जैन अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी संतोष टैगोर ने उन्हें यह कहते हुए टाल दिया कि यह कार्रवाई उनके कार्यक्षेत्र में नहीं आती, जबकि यशवंत कुमार बांकुरे ने एडीएम को राज्य शासन के नियमों की एक प्रति उपलब्ध करवाकर उन्हें उनके क्षेत्राधिकार से अवगत भी करवा दिया। एडीएम के पास सुनवाई न होने पर मंगलवार को रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर अपने गुहार लेकर कलेक्टर के पास पहुंच गए, लेकिन वहां से भी उन्हें केवल आश्वासन ही मिल पाया। 79 वर्षीय वृद्ध ने रोते हुए मीडिया के सामने अपनी आपबीती रख दी। मैं पिछले मंगलवार भी जन सुनवाई में आया था, चूँकि मुझे आवेदन पीले पत्र के साथ देने का नहीं था। उस समय जो अतिरिक्त कलेक्टर महोदया थी, प्रिसाइड कर रही थी, उन्हें मेरे आवेदन को बड़े ध्यान से सुना और एडीएम को निर्देश दिए। ऐसा लगता है कि एडीएम को जब ये निर्देश गए, उसके बाद जो मेरे पक्ष में आदेश देना था उसको निरस्त कर, तो इसके निरस्ती की भी मुझे सूचना नहीं दी थी। वो तो मैं कल आया था कि मेरे आवेदन पे क्या आदेश दिया, मैं जन सुनवाई में गया था तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा आवेदन हमने नसीबत कर दिया। मैंने कहा आपने जो रूलिंग, क्या मेरे खुद का खरीदा हुआ मकान आगर रोड उज्जैन में स्थित है, जो मैंने शासन से अनुमति लेकर लोन लेकर के अपने स्वअर्जित संपत्ति से वो पूरा मकान बनाया था, जिसमें मेरा बड़ा बेटा रह रहा है। उसने मुझे बहुत, मेरी पत्नी का देहांत 2020 में हुआ, कोई इलाज का अभाव में मर गई। मेरे पास बचा हुआ पेंशन का कोई भी जीपे फंड का कोई पैसा नहीं बचा, सारा मैंने मेरे कान में लगा दिया, मेरी बीमारी में लगा दिया। 2003 में हार्ट का हुआ, उसके बाद कैंसर से पूरी पत्नी मरी। आपके बेटे इसी तरह एक अन्य मामले में आर्मी से रिटायर्ड सैनिक पिछले 1 साल से अपने प्लॉट को ढूंढने के लिए जनसुनवाई के चक्कर काट रहा है। मंगलवार को भी अपनी गुहार लिए रिटायर्ड सैनिक प्रवीण यादव उज्जैन कलेक्टर से मिले। बताया कि भाजपा नेता द्वारा उनके प्लॉट पर कब्जा कर मैरिज गार्डन बना दिया गया है। पूर्व पटवारी की रिपोर्ट में उनका प्लॉट नहीं मिल रहा, लेकिन वर्तमान पटवारी की पंचनामा रिपोर्ट में उनका प्लॉट उसी जगह पर सुरक्षित है, लेकिन भाजपा नेता के गार्डन में कहीं गुम गया। रिटायर्ड सैनिक के पास उपस्थित कागजात देखकर कलेक्टर ने इस बात को तो स्वीकार कर लिया कि उनका प्लॉट उसी जमीन पर स्थित है, लेकिन अपने अधीनस्थ अधिकारियों को सैनिक का प्लॉट दिलवाने का आदेश नहीं दे पाए और पूर्व सैनिक को ही न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की सलाह दे डाली। अब सैनिक इस पशोपेश में कि 1 साल तक जनसुनवाई के चक्कर काटने के बावजूद भी उसे न्यायालय जाना पड़े, तो फिर जनसुनवाई किस लिए आयोजित की जा रही है? कुल मिलाकर दोनों ही मामलों में पीड़ितों के पास अपनी समस्या से संबंधित सभी कागजात मौजूद हैं। प्रशासन इस बात को स्वीकार भी कर रहा है कि वह अपनी जगह सही भी है, लेकिन फिर भी फरियादियों को न्याय न मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। यहाँ विचार करने वाली बात यह है कि जब कानून को समझने वाले, नियमों को जानने वाले पूर्व शासकीय कर्मचारियों को ही जनसुनवाई में न्याय नहीं मिल रहा है, तो फिर एक आम आदमी का क्या हर्ष होता होगा। 1 साल से ऊपर हो गया, मैं 20वीं बार जनसुनवाई में आया हूँ। जनसुनवाई में सारी बातें सुनने के बाद आज कलेक्टर साहब ने सारे कागज़ देखे कि आपके कागज़ सही हैं, आपका प्लाट भी है, आप बोल रहे हैं सिविल कोर्ट में जाइए। 1 साल से मुझे आश्वासन दे रहे हैं कि नहीं हम इस पर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने एसडीओ को भी लिखा, टीएल भी डाला, सारी कार्रवाई करने के बाद अब वो बोल रहे हैं कि आप सिविल कोर्ट में जाइए। या तो मुझे 1 साल पहले बोल देना था आप सिविल कोर्ट में जाइए, मेरे कागज़ सही नहीं है। अब बोल रहे हैं कि आपके डॉक्यूमेंट सारे सही हैं, आपका प्लॉट भी है, सब कुछ नज़र आ रहा है, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि आप सिविल कोर्ट में जाइए। सिविल कोर्ट में जाने का मतलब है या तो वो प्रेशराइज हैं या बीजेपी के दबाव में ये कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि जिनके खिलाफ मैं जा रहा हूँ वो बीजेपी के नगरपालिका अध्यक्ष रह चुके हैं नागदा में। तो या तो ये प्रेशराइज काम हो रहा है कि बीजेपी के प्रेशर में आके और वो अब मुझे सिविल कोर्ट में भेज रहे हैं, खुद कुछ करना नहीं चाह रहे हैं। जब जन सुनवाई बनाई गई है तो उसका कुछ ना कुछ निराकरण होना चाहिए कि हाँ, जन सुनवाई से आप परेशान हो रहे हैं आपके प्लॉट के लिए, और गार्डन बनाया, गार्डन के भी हाँ, प्लॉट छुप गया। मालवी जी ने उस पर कोविड के दौरान कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद उस पर मांगलिक परिसर बनाया है, बालाजी मांगलिक परिसर, उसको वो संचालन भी कर रहे हैं अभी इसका, उसमें पार्टियां भी हो रही है, लेकिन ये लोग कुछ करने को ही तैयार नहीं। पहले बोल रहे हैं कि प्लॉट नहीं मिल रहा था, पहले भी इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि पटवारी रिपोर्ट लगाई है, उसमें प्लॉट ही नहीं मिल रहा है। आज कलेक्टर साहब मान रहे हैं कि हाँ प्लॉट है आपका,
या तो पटवारी के खिलाफ आप कार्रवाई करिए। 2 पटवारी अलग अलग रिपोर्ट लगा रहे हैं, एक ही प्लॉट के ऊपर की प्लॉट है नहीं, एक बोल रहा प्लॉट है, एक बोल रहा नहीं है। 14 करोड़ की लागत से पुरातत्व संग्रहालय का बदलेगा स्वरूप, भवन निर्माण सहित नई विधिकाएं बनेंगी। राज्यपाल एवं उच्च शिक्षा मंत्री 18 जनवरी को करेंगे भूमि पूजन। प्राचीन नगरी उज्जैनी को आने वाले दिनों में संवारने का कार्य किया जाएगा। विक्रम विश्वविद्यालय के पुरातत्व संग्रहालय के स्वरूप को बदलने का कार्य किया जाएगा। भवन निर्माण सहित नई विधिकाएं 14 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएंगी। इस आशय की जानकारी उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देते हुए बताया, प्रथम चरण में 7.5 करोड़ रुपए की लागत से भवन निर्माण तथा 6.5 करोड़ रुपए की लागत से इंटीरियर कार्य करवाया जाएगा। उज्जैन में जैसे महाकाल लोक का लोकार्पण हुआ, हमारे विभिन्न प्रकार के रोजगार के संसाधन मिल रहे हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर्यटक जो उज्जैन आएंगे उन पर्यटकों को पुरातत्व की या उज्जैन के प्राचीन इतिहास की जानकारी देने के लिए पांडुलिपियां है, 3-3 हजार 4-4 साल 1000 साल पुराना स्थापत्य के पत्थर शिल्प के नमूने हैं, उन सबको देखने के लिए एक अच्छा संग्रहालय का भूमि पूजन होने वाला है। 18 तारीख को महामहिम माननीय राज्यपाल श्रीमान मंगोई पटेल साहब आने वाले हैं और हम मिलकर के वर्तमान में जो विक्रम कीर्ति मंदिर जो 1956 में विक्रम विश्वविद्यालय बना था, उसके बाद में विक्रम कीर्ति मंदिर में ये विभिन्न प्रकार के संग्रहालय जो चल रहे हैं, जिसका कुछ संचालन जिला प्रशासन करता है, कुछ का संचालन विक्रम विश्वविद्यालय करता है। तो ये एक समग्र रूप से एक अच्छा संग्रहालय बने जिसमें सभी प्रकार का डिस्प्ले रखा जाए और उज्जैन में पुरातत्व के जिज्ञासु वो भी आकर देखें और साथ ही साथ जो जिनकी रुचि है या पर्यटक दृष्टि से भी जो लोग आते हैं उन सबको इस संग्रहालय का लाभ मिलेगा। और खास करके आज के दौर में जब माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ऐसे पुरातत्व की चीज़ों को समेट करके संग्रह करके उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो बड़े पैमाने पर धार्मिक पर्यटन, सामान्य पर्यटक और या जिज्ञासु विद्यार्थियों के लिए भी ये बहुत अच्छा संग्रहालय बनेगा। धार नगर पालिका चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिले में मनोहर के बाद रोड शो करने के लिए सीएम धार पहुंचे। यहां पर घोड़ा चौपाटी से लेकर लालबाग रोड शो शुरुआत की गई। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए सीएम का रोड शो मोतीबाग चौक पहुंचा। यहां पर सभा का आयोजन रखा गया। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, नगर के लोग आम सभा सुनने के लिए आए हुए थे। धारनगर में सुबह से ही पुलिस व्यवस्था की गई। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर थी। कैमरे से भी नजर रखी जा रही थी। घर घर जाओ, गरीबों के घर जाओ और ये देखो कितने नाम ऐसे रह गए हैं जो गरीब है और राशन की सूची में नहीं जोड़े हैं। उनकी सूची बनाओ और जो पात्र नाम है वो सब के सब राशन की, फ्री राशन की सूची में जोड़े जाएंगे। जनता परेशान नहीं होना चाहिए। और सुन लो रे भैया, मामा के खजाने में गरीबों के राशन के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। जो छूट गए उन सबके नाम जोड़े जाएंगे। सुसनेर में मंगलवार को कलेक्टर कैलाश वानखेड़े के निर्देश पर समीपस्थ ग्राम ढाबला केलवा में ग्राम पंचायत ढाबला केलवा, परसूलिया कला, खेरिया, सुसनेर इन चारों स्कूलों की शालाओं के बच्चों के खेलकूद प्रतियोगिता एवं अन्य कार्यक्रम आदि का आनंद उत्सव 2023 मेले का शुभारंभ फीता काटकर मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा मंडल अध्यक्ष सज्जन सिंह कलारिया ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मार्केटिंग अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह कांवल ने की। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में सामाजिक कार्यकर्ता विष्णु भावसार, वहीं जनपद पंचायत उपाध्यक्ष बाबूलाल यादव थे। उक्त आनंद मेले का आयोजन राज्य आनंद संस्था मध्य प्रदेश द्वारा किया गया। अतिथियों का स्वागत ईश्वर सिंह यादव सरपंच प्रतिनिधि द्वारा किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम को अतिथि के रूप सज्जन सिंह कलारिया, लक्ष्मण सिंह कांवल, विष्णु भावसार एवं बाबूलाल यादव ने संबोधित करते हुए आनंद उत्सव मेले के आयोजन को बच्चों की खेल प्रतिभाओं को निखारने एवं उनका आत्मविश्वास बढ़ाने में
काफी उपयोगी बताया। कार्यक्रम का संचालन ग्राम पंचायत सचिव जगदीश सेन मुनीम ने किया। स्वागत भाषण स्काउट गाइड मास्टर भेरूलाल औसारा ने दिया। आभार प्रधानाचार्य ब्रजमोहन जांगड़े ने माना। इस अवसर पर ढाबली स्कूल के प्रधानाचार्य नागेश्वर परमार, खोरिया स्कूल प्रधानाचार्य अशोक बामनिया, परसूलिया कला स्कूल प्रधानाचार्य दीपक गौदानी, कजलास स्कूल प्रधानाचार्य टीना शर्मा, शिक्षक लालबाई अलावा, जयंती जैन, रोजगार सहायक रफीक खान आदि मौजूद है। और अपना नाम रोशन करे कि आने वाली पीढ़ी भी बालिकाओं के लिए प्रेरित करेगा कि मेरे घर में भी बच्ची होनी चाहिए। आज जो आनंद उत्सव का कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम सिर्फ बच्चों के लिए होता है। हम जब देखते हैं कोई थोड़ी एज में बड़े होते हैं ना, वो खेलते हैं तो उनको लोग बोलते हैं कि तू क्या अभी बच्चा तो नहीं है जो खेल रहा है।